नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू के पहले काव्य संग्रह पर, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये 1905 में आया था। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक काफी अच्छी पुस्तक समीक्षा है इसकी, और हम कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा के जरिए नायडू की कविताएं का जादू समझें, उनकी स्टाइल और उस जमाने में इस किताब के मायने क्या थे, है ना? हाँ, ज़रूर। कहते हैं भारत कोकिला का खिताब उन्हें इसी से मिला। तो चलिए देखते हैं भाई, क्या था इन कविताओं में इतना खास। नमस्ते। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं। वो समीक्षा भी यही कहती है। ये उस दौर के भारत की, आप कह सकते हैं, धड़कन है। धड़कन, अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ की खूबसूरती, लोगों के जज्बात और और कहीं न कहीं आज़ादी की जो सुगबुगाहट थी, वो भी। हम्म। और शायद सबसे अनोखी बात यह है कि नायडू ने कैसे अंग्रेज़ी भाषा में, जो कि बाहरी भाषा थी, उसमें एकदम भारतीय एहसासों को ढाला। हाँ, ये तो वाकई कमाल की बात है। तो मतलब समीक्षा के हिसाब से इस संग्रह ने नायडू को एकदम से फेमस कर दिया। बिल्कुल, रातों रात। ये सिर्फ उनका पहला पब्लिश काम नहीं था, इसने उन्हें एक, क्या कहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली कवयित्री हाँ। और साथ ही एक मुखर राष्ट्रवादी आवाज के तौर पर भी इस्टेब्लिश किया। अच्छा, तो दोनों चीजें साथ साथ, कविता भी और राष्ट्रवाद भी। सही कहा। और अगर आप इसकी थीम देखें, जो विषय वस्तु है, उसमें भारत के रंग ही रंग हैं। यहाँ के नज़ारे, यहाँ की परंपराएं, कल्चर। हम्म। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि कैसे नायडू ने आम भारतीय जीवन के जो विषय होते हैं ना, जैसे प्यार, इंतजार, भक्ति, इन सबको उठाया है। और समीक्षा में ये भी जिक्र है कि इन खूबसूरत कविताओं के पीछे कहीं ना कहीं उस वक्त का जो भारत था, अंग्रेजी राज वाला, उसकी सच्चाई और शायद विरोध के हल्के सुर भी। ये कैसे है? देखिए, यही तो वो कला और राष्ट्रवाद का बड़ा दिलचस्प मेल दिखता है। मतलब वो सीधे सीधे कोई राजनीतिक नारे नहीं लगा रही हैं, अच्छा। बल्कि भारतीय संस्कृति का इस्तेमाल करके, यहाँ के मिथक, लोक कथाएं, उनको इस्तेमाल करके वो एक तरह का, क्या कहेंगे, सांस्कृतिक गौरव जगा रही हैं। हाँ हाँ। और ये अपने आप में अंग्रेजी राज के सामने एक नरम लेकिन बहुत मजबूत दावा था अपनी पहचान का। समझी। तो मतलब विरोध नारों में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करने में था। कुछ कुछ कविताओं के नाम ले जिनसे ये बात और साफ हो। समीक्षा में शायद पालकी उठाने वाले का जिक्र था। हाँ हाँ, बिल्कुल। पैलेंक्विन बेरर्स, उस कविता में पालकी ले जाने वालों का जो गीत है, उसकी लय है, उनकी थकान भी है, उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी है। हम्म। फिर एक और बहुत मशहूर है, इंडियन वीवर्स, यानी भारतीय जुलाहे। हाँ हाँ, ये तो सुनिए। उसमें कपड़ा बुनने के जो 3 अलग-अलग समय हैं, सुबह, शाम और रात, उसको जीवन के 3 पड़ावों से जोड़ा है, जन्म, विवाह और मृत्यु। सोचिए, एक रोजमर्रा के काम में जीवन का इतना गहरा फलसफा। अरे वाह! ये तो कमाल का नजरिया है। और वो चूड़ी बेचने वालियां, द बैंगल सेलर्स, उसके बारे में क्या कहती है समीक्षा? उसमें भी वही बात है, रंग-बिरंगे चूड़ियों के बहाने भारतीय औरतों की जिंदगी के जो अलग-अलग पड़ाव हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको दिखाया है। हम्म। ये दिखाता है कि नायडू की नज़र कितनी कितनी पैनी थी। आम लोगों के जीवन की छोटी-छोटी बारीकियों को पकड़ने में उस्ताद थी वो। और उनकी लिखने की स्टाइल, समीक्षा कहती है कि बहुत गेय है, लिरिकल और संगीतमय भी। मतलब ऐसा कि पढ़ने में मजा आता है, एक धुन सी बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी कविताओं में ना शब्दों की लय है, एक संगीत है। ऐसा लगता है जैसे शब्द नाच रहे हों। और कल्पनाएं, इमेजरी बहुत स्ट्रांग है, जैसे आंखों के सामने तस्वीरें बन जाती हैं। अच्छा। समीक्षा ये भी मानती है कि हाँ, उन पर उस वक्त के जो अंग्रेजी कवि थे, रोमांटिक, विक्टोरियन, उनका असर तो है। अब लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग दिया है। और यही संतुलन, ये बैलेंस ही खास है। मतलब फॉर्म वेस्टर्न पर आत्मा एकदम भारतीय। भाषा के लिए कहा है कि आसान है समझने में, है ना? हालांकि आज शायद थोड़ी पुरानी लगे। हाँ, वो तो समय का असर है। चलिए, अब जरा इसके कल्चरल और हिस्टोरिकल महत्व पर आते हैं। समीक्षा इसे भारतीय अंग्रेजी साहित्य में इतना इतना जरूरी क्यों मानती है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि नायडू उन शुरुआती भारतीयों में से थीं जिन्हें अंग्रेजी में लिखने के लिए इंटरनेशनल पहचान मिली। हाँ, ये बड़ी बात थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय भी अंग्रेजी में उतनी ही खूबसूरती और गहराई से लिख सकते हैं। दूसरा, उन्होंने उस वक्त के अंग्रेजी राज वाले भारत को अपनी एक आवाज दी। और तीसरा, इस संग्रह ने एक तरह से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक
एक मजबूत नींव रखी। और इसने उनके अपने राजनीतिक जीवन पर भी तो असर डाला होगा, ये जो पहचान मिली। हाँ हाँ बिल्कुल। इस साहित्यिक प्रसिद्धि ने उन्हें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया ना। सही बात है। वो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की कितनी बड़ी नेता बनी, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी, स्वराज के लिए लड़ी। तो समीक्षा इस बात को साफ कहती है कि उनकी कविताएं सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं थी, वो सामाजिक बदलाव का एक जरिया भी बनी। अच्छा, तो समीक्षा ने कुछ मजबूत और कमजोर पहलू भी बताए होंगे इसके। हाँ बताएं। मजबूत पक्षों में तो यही सब है, भारतीय जीवन का इतना जिंदा चित्रण, कविताओं का संगीत, वो नारीवादी चेतना के जो हल्के संकेत मिलते हैं, हाँ। और भारतीय माहौल में यूनिवर्सल मानवीय भावनाओं को दिखाना। कमजोर पक्ष में समीक्षा ये कहती है कि शायद आज के पढ़ने वाले को भाषा या वो जो भावनाओं का इजहार है वो थोड़ा आउटडेटेड या शायद जरूरत से ज्यादा रोमांटिक लगे। ये तो शायद हर क्लासिक के साथ होता है, समय के साथ पढ़ने का नजरिया बदलता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम समीक्षा की नज़र से देखें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड सिर्फ एक कविता की किताब नहीं है, ये तो इतिहास है, संस्कृति है और एक देश जो अपनी पहचान बना रहा था उसकी उम्मीदों का एक दस्तावेज है। हाँ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये संग्रह दिखाता है कि कला कैसे कैसे निजी एहसासों और एक पूरे समाज की, एक राष्ट्र की बड़ी उम्मीदों के बीच एक पुल बना सकती है। नायडू की आवाज, उनकी वो कला कि अंग्रेजी में भारतीयता को कैसे पिरोना है, वो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करती है, खासकर जब हम आर्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिश्ते पे बात करते हैं। और इसी सोच के साथ शायद हम आज की ये बातचीत खत्म कर सकते हैं। क्या आज के दौर में, आज के भारत में कला, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान का वैसा संगम मुमकिन है जैसा हमें सरोजनी नायडू की कविताओं में दिखता है? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल।